गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसको रख दो, पहले रिवाइज करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब फंड्स, मैनेजमेंट मतलब द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया, इफेक्टिव, लीस्ट कॉस्ट पे किया, एफिशिएंट। फिर हमने देखी बात, सर सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फंड्स आर अरेंज। टाइमली मतलब जब जरूरत हो, चीपली मतलब एट लेस कॉस्ट, फ्रॉम विद इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस। विद इन मतलब ओनर्स फंड्स, आउटसाइड मतलब बोरोड फंड्स। ये याद आया सबको। चलिए, फिर हमने देखा था बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस मतलब मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। कहां कहां फाइनेंस रिक्वायर्ड है? Establish a business, start a business, run a business, modernize it, expansion, diversification। एक कौन सा डिफरेंट लाइन? डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा सेम लाइन? एक्सपेंशन। फिर फिक्स कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। फिर हमने देखा एडिक्वेट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, जितने खर्चे इतना कमा लिया तो सर्वाइवल हो जाएगा। ठीक है क्या? फिर अगली बात ग्रोथ देखी थी और हमने ग्रोथ के एग्जांपल्स देखे थे। मुझे 2-3 ग्रोथ के एग्जांपल दे दीजिए। रेज हैंड जिसको आता है। निकिता, अरे रेज हैंड। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स और सेल्स और गुडविल, एम्प्लॉइज इंक्रीज हुए, प्रोडक्ट कस्टमर बेस इंक्रीज हुआ। कस्टमर बेस से क्या मतलब है संजय? रिटेंशन भी हो रहा है, मतलब टोटल कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसके एक एग्जांपल देखो कस्टमर बेस से। जियो इज द बेस्ट एग्जांपल। जियो जब तक फ्री था ना तो जियो के पास खूब सारे कस्टमर थे। जियो जब तक फ्री था और स्टार्टिंग में वो एयरटेल को बीट कर रहा था, याद करो। लेकिन जैसे जियो ने वापस पैसे चार्ज करने स्टार्ट किए, जियो के कस्टमर्स टूटते गए और वापस एयरटेल जियो बराबर पे पहुंच गए। तो जियो का कस्टमर बेस इंक्रीज नहीं हुआ, जो था उससे कम हो गया। क्यों? कस्टमर रिटेंशन नहीं था। मैं इसका एक एग्जांपल हूं। ये देखो इधर ही आपको ये दिख रहा होगा IMS का ये पोस्टर आया ना, ये दिख रहा है। ये चलो वो देख लो ऊपर, तो ऊपर है ना वो दोनों मेरे ही नंबर है। तो एक पहले वाला मेरा एयरटेल का है, आगे वाला मेरा जियो का है। वो बंद हो चुका है और वो उसकी सिम भी किसी और को मिल गई, मुझे पता चला 5-6 दिन पहले, क्योंकि उधर मैं मैसेज करता था मेरे को जो काम है या ये ऐसे मैसेज करता था। फिर एक जने ने उस दिन जवाब दे दिया उधर से, तो मुझे पता चला मेरी सिम मेरी तो बंद हो चुकी थी, फिर वो किसी और को भी एलोकेट हो चुकी है। ठीक है क्या? चलिए, तो ये था। फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी थी। दैट वाज, डेफिनेशन बताइए, नोट्स में नहीं देखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। कितने डिसीजन है? तीनों डिसीजन के नाम, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कौन सा डिसीजन? फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, डिविडेंड डिसीजन। ये याद है। फिर हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है। इट हैज 2 एस्पेक्ट्स। हमने एक बात देखी थी, सर ऑल फाइनेंस कम्स एट अ कॉस्ट, सो इट इज वेरी इंपैरेटिव दैट इट नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज। सर बोला हर पैसा कुछ खर्चे पे आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ढंग से मैनेज किया जाए। हमने कॉस्ट देखी थी, याद करो। डिवेंचर लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट, शेयर्स की कॉस्ट डिविडेंड। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ फंड है इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ डेप्ट, COD। COD मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है क्या? हमने ये बात देखी। फिर दूसरी बात देखी, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं। कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2। कौन से 2? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्टिमल यूजेज ऑफ फंड्स। अगला सवाल मेरा आप सबके लिए, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के लिए क्या करता है ये? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए क्या करता है ये? सम्यक आइडेंटिफाई करता है। और सेकंड चीज
इवेल्यूएट देम विद देयर एसोसिएटेड कॉस्ट एंड रिस्क। रिस्क बात याद आई तो मुझे बताओ कौन सा सोर्स रिस्क लेस है? इक्विटी शेयर्स। कौन सा सोर्स है जो रिस्की है? डिबेंचर्स, लोन, बाहर वाले सारे। इस रिस्क को क्या नाम दूं? फाइनेंशियल रिस्क। अरे रिस्क है क्या सर? द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, कि सर पैसा देना ही पड़ेगा। फिर हमने बात देखी सर पैसा आ गया उससे मतलब नहीं है, इसको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। कैसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे क्या हो? आरओआई ग्रेटर देन सीओडी। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सीओडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब अगर आपने आरओआई ग्रेटर देन सीओडी अचीव कर लिया तो आपने ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया। कैसे? क्योंकि आपने ऑप्टिमली प्रोक्योर भी कर लिया सीओडी कम रेट पर, और आरओआई ऐसी जगह इन्वेस्ट भी कर दिया। ये बात याद आई सबको? अगला एक लास्ट सवाल, आइडल फाइनेंस क्यों अच्छी बात नहीं है? आइडल फाइनेंस क्यों अच्छी बात नहीं वेदांश? राइट, भले ही आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया नहीं किया लेकिन उसे पैसा तो पे करना पड़ेगा, तो उधर जगह से आपको कमाई नहीं होगी। समझा क्या? राइट, कमाई तो नहीं हो रही लेकिन खर्चा चालू है। ये बात समझ आया? अरे हाया ना? ठीक है, फिर अगली बात देखिए। अगली बात, दो एस्पेक्ट्स वापस जल्दी से याद करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू एस्पेक्ट्स, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल यूजेज। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड इवैल्यूएटिंग देम विद देयर एसोसिएटेड कॉस्ट एंड रिस्क। फिर अगली बात, फॉर ऑप्टिमल यूजेज क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टेड इनटू प्रॉफिटेबल चैनल सो दैट आरओआई इज ग्रेटर देन सीओडी। कल मैंने आपको एक आरओआई का लॉजिक बताया था कैसे निकालते हैं। आरओआई कैसे निकालते हैं? जितना पैसा लगाया वो डिनोमिनेटर में लगा दो, उससे जितना कमाया उसको न्यूमिनेटर में लगा दो, इनटू 100। कल एग्जांपल दिया था मैंने 1 लाख रुपया लिया, मैंने उससे 12,000 कमाया, तो 12,000 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 100, 12% वाज माय आरओआई। अच्छा, आरओआई और सीओडी वाले कंसेप्ट पे मैंने बताया था आपको, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। वो क्या है? बैंकिंग। कल हमने देखा भी था, लोन लिया, सॉरी डिपॉजिट हुए 2-3% पे दिया उन्होंने, फिर उन्होंने वही पैसा आगे लगा दिया 8-9% पे, तो आरओआई सीओडी अचीव हो गया क्या? चलो, कल तक का हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। अब आ जाइए सर ये पढ़ क्यों रहे हैं चीज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। 1 मिनट नोट्स वोट्स में मत देखना, 2 मिनट समझो इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये देखने वाले हैं। अब एक बात बताओ, हमने एक बात तो ये लाइन पहली पढ़ ली, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड। ठीक है, तो ये तो है ही, लेकिन इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है ही। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसी भी बिजनेस की, मैंने क्या बोला, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है तो तुम कैसे देखोगे? रेज हैंड करना जिसको है क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनना क्या है? किसी भी बिजनेस की तुम्हारे को फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है। हमारी हेल्थ कैसे देखते हैं हम? रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, उससे पता चल जाता है, राइट? कितने स्टेप्स हुए उन सब से पता चल जाता है। तो फाइनेंशियल हेल्थ कैसे पता कर सकते हो तुम किसी बिजनेस की? एक रेज हैंड करके बोलो। तनिष्क, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे भाई बहुत टाइम है। ठीक है, और कोई इधर? कक्षा 11वीं अकाउंट्स का जो चैप्टर, सम्यक ने बोला सर फाइनेंस नहीं, संजय ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियस बात है, मुझे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पता करनी है तो मैं क्या देखूंगा? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब आ गया, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो, ये सब देखकर मुझे समझ आ जाएगा इस बिजनेस की हेल्थ कैसी है। हेल्थ कैसी मतलब फाइनेंशियल हेल्थ मतलब एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, इसको पीएनएल देख के पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस मेकिंग है। इन सब से मुझे पता चल जाएगा ये बिजनेस अच्छा है या नहीं। आपने देखा होगा ना कितनी बार लोग स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो किस कंपनी अच्छी है वो क्या देखते हैं? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं ना, पता पड़ता है उससे
कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं। तो इन्होंने एक बात बोली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आप कोई से भी डिसीजन लो, मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोई से भी डिसीजन लो, मतलब कौन से डिसीजन, एफडीआई, आप कोई सा भी डिसीजन लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ले रहे हैं तीनों डिसीजन, तो मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो एफडीआई, और इन्होंने बोला कि आप एफडीआई का कोई भी डिसीजन लो, इट विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। तो बोला अगर फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई सीधी चीज है तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, लॉजिक बात देखो। मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोचा कि भाई चौपाटी के बाजू में, पाल के बाजू में एक रेस्टोरेंट डालूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो प्रॉपर्टी खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया, क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया, तो क्या मेरी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग से वो साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्या मेरी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट आया, अरे आया ना, 100 करोड़ से मेरी बैलेंस शीट बढ़ी, आया ना। फिर उसके लिए पैसे कहां से लाए, उससे लायबिलिटी ही लेगी, लोन इक्विटी जो वो लायबिलिटी दोनों साइड में इंपैक्ट आया नहीं आया, फिर इसका आगे और बेयरिंग होगा ही होगा। तो इसलिए बोला आप कोई सा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन लो, इट विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो ऑब्वियसली इसलिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर ये डिसीजन गलत ले लिए, आज की फाइनेंशियल हेल्थ तो खराब होगी होगी, आगे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। समझा एक लॉजिक थोड़ा बहुत कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ पढ़ते हैं। The role of financial management, online cannot be overemphasized, cannot be overemphasized. Page number 2. The role of financial management cannot be overemphasized since it has a online direct bearing on financial health of a business. Direct मतलब इसे indirect नहीं, सीधा ही, correct? Financial statement online such as balance sheet, P&L account reflects the firm's financial position and its financial health. Almost all items in the financial statements of a business are affected directly or indirectly through some financial management decisions. समझे क्या? अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम समझते हैं सारी बात। मान लीजिए एक्सपेंशन वाला एग्जांपल, एएस इंस्टीट्यूट की मैंने ब्रांच डाली कहां पर, गोवा में, ब्रांच डालिए केवल, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन वाला एग्जांपल नहीं है, ओनली ब्रांच वाला एग्जांपल है, मतलब केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट डाला है। तो मुझे बताओ, दो चीज बनाऊंगा, एक बैलेंस पीएनएल और एक बैलेंस शीट, ठीक है। मुझे बताओ, पहले बैलेंस शीट से देखते हैं। तो मैंने गोवा के अंदर ब्रांच डाली, तो मैंने उधर जमीन खरीदी होगी, हो सकता है किराए पे भी लियो, जमीन खरीदी, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं। तो क्या क्या बड़ा बैलेंस शीट में, यहाँ पे एसेट आता है, यहाँ पे लायबिलिटी आती है, यहाँ पे एसेट, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पर एसेट्स, तो लैंड एंड बिल्डिंग से बढ़ेगा, और क्या इंक्रीज होगा, बैलेंस शीट पे रहते हैं पहले, और क्या क्या करूंगा, करेक्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, करेक्ट, ये ऐसे कंप्यूटर्स वगैरह, कंप्यूटर्स भी लगेंगे, आपने देखा हो यहाँ पे लैब है तो वहां भी लैब लगाएंगे हम, ठीक है क्या, कंप्यूटर्स और मशीनरी, जैसे ये सब मशीनरी है, छतरियां वतरियां, ये क्या है, और ये देखो ये सब जबरदस्त, ये सब क्या है, मशीनरी वगैरह, मशीन्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगी। और बताओ, सोचो, रुक जाओ राहुल भैया, अरे राहुल भैया को हम बैलेंस शीट में डालते हैं यहाँ पे, तो मतलब अंजुल सर खुद को भी बैलेंस शीट में डालते होंगे, ये सुन के उनको इतना दुख होगा, क्या बोलूं मैं बड़ा, तो मैं 12वीं की जगह वापस 11वीं के नए बैच में डालेंगे। हाँ चलिए बताइए, प्रेमाइसिस तो लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ प्रेमाइसिस बिल्डिंग में आ गया ना, लैंड एंड बिल्डिंग में प्रेमाइसिस आ गया। और अरे सोचो, डेटर्स, जिनको मैं बोल सकता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, पता है नहीं बात, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स इज ट्रेड रिसीवेबल्स, चलो चलो ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे। और इन्वेंट्री, ये बुक्स वगैरह, फर्नीचर, इन सब की इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, स्टॉक बोलूं तो मैं। और एक और क्या आता है बैलेंस शीट में, रोकड़ा आता है क्या, यस, कैश एंड बैंक, सीसीई बोलेंगे जिसको हम कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पढ़ोगे तुम जब कंपनी वाली बैलेंस शीट पे जाओगे। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये इंक्रीज होगा। और
लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्रीज होगा? कैपिटल, लोन ऑब्वियसली लिया ही होगा, क्रेडिटर्स, हाँ ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स नहीं लिखना चाहिए था, ट्रेड पेबल्स लिख देता, उसके अंदर वो क्रेडिटर्स भी आ जाते। और कुछ आउट ने सब बकाया मेरा प्रीपेड होना चाहिए, जबकि ऐसे ठीक है। हाँ और नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है चलो, ये हमें देखा। एक बात समझो, मैंने एक ये एक एक्सपेंशन में कह सकते हो इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बाकी सब होगा उससे फाइनेंसिंग वगैरह। तो हमने देखा एक उससे किया तो हमारी बैलेंस शीट कितनी इंपैक्ट बन गई, एक तो नई बैलेंस शीट ही बन गई, इसके अलावा उसमें इतने सारे आइटम्स पे इंपैक्ट आया। अब मुझे बताओ पीएनएल में क्या क्या इंपैक्ट आएगा, पीएनएल में क्या क्या आएगा? पहले खर्चे देख लेते हैं, पहले खर्चे देख लेते हैं, ठीक है क्या? टू सैलरी, अरे एक 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 जन ऐसे, एक एक जन, हाँ एक सैलरी हो गया, वेजेस हो गए, ठीक है आगे, अरे एक जन बोलो, हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशन, अरे यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन में प्रिंटिंग मशीन भी आ जाएगी, प्रिंटिंग मशीन के यहाँ पे मशीन से प्रिंटिंग मशीन भी आ जाएगी। टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, और हाँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू एडवर्टाइजिंग, तुम्हारी गोवा के बीचों पे फोटो लगा देंगे हम ऐसे 100 में 100 बीएस, 100 में 100 इको, ठीक है क्या? ऐसे गोवा के कैलंगेट बीच इन सब पे वागा के साथ तुम्हारी फोटो भी है, ठीक है क्या? चलिए टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर्स, अच्छा वो मिसलेनियस हो गए, अभी तो नई ब्रांच डाली मैंने, सीधे रिपेयर करा रहा है तू, ठीक है? हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू इंटरेस्ट लगा लो ईयर एंड पे पहुंच गए हम, ठीक है? और टेलीफोन चार्ज, मिसलेनियस एक लिख देते हैं मिसलेनियस, या वो मैं लिख दूं वो जो आप करते थे जब मैच नहीं होता था, सस्पेंस अकाउंट ठीक है। हाँ और चलो अब कमाई कहां से होगी? कमीशन, गोवा में मैं कौन सा कमीशन ले रहा हूं कि बच्चा मेरा तुम्हारे उधर दारू पीने आ रहा है तो मुझे पैसे भेज देना है बोले एएस इंस्टीट्यूट का आपका आईडी दिखाएगा 10% ऑफ, हाँ फीस क्या कह रहा है भाई फीस, हाँ तो ट्रेडिंग पैनल वो सारी ले लो एक साथ, सेल्स वेल्स ले लो, यहाँ पे परचेजेस भी लिख देते हैं, सेल्स लिख लेते हैं चलो, और अरे तो मैंने बोला ना ट्रेडिंग पैनल, बोल दी बात, करेक्ट कर दी पहले, और हाँ वो सेल्स में आ गई ना यार, फीस बिजनेस के पॉइंट से सेल्स में, हाँ इंटरेस्ट, हाँ मान लो कहीं पैसा हमने रेंट पे दे रखी है एक जगह, ठीक है, और कमाई कहाँ से हो सकती है? और डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, और खर्चे इतने, कमाई मेरी दो ही, मान लो रेंट पे दे रखा है किसी को जगह, एक जगह खाली है, गोवा जा रहा हूं कमाऊं नहीं मैं, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर नहीं करूं यहाँ की, वो काउंट करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना? अब एक बात देखिए, हमने एक बात देखी, हमने एक सिंपल एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया टू ओपन अ ब्रांच इन गोवा, उससे हमने देखा पीएनएल और बैलेंस शीट में सब पे क्या एक्सट्रीम लेवल पे इंपैक्ट आया। तो इससे एक समझने की बात है, अगर आपने गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ले लिया तो पूरे हाल खराब हो जाए, समझा ये बात? चल सबसे फर्स्ट पॉइंट आया, एग्जांपल्स दे रखे कि कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट आया द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के उधर लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का एक और नाम है, ये संजय को कोई प्यार से और बुलाता होगा तो वैसे ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन को प्यार से बुलाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। संजू कौन बोला? ठीक है ठीक है ठीक, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
to invest a sum of rupees 100 crores in fixed asset would raise the size of fixed assets block by this amount. तो मतलब नॉर्मल एग्जिस्टिंग बिजनेस में बोला, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म, 100 खोके की जमीन खरीदी या कुछ भी, तो उससे ऑब्वियस बात है फिक्स एसेट 100 खोके से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सेकंड आया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. अभी तक फर्स्ट पॉइंट तो हमने इस बैलेंस शीट के थ्रू समझ लिया था, तो इतनी दिक्कत नहीं है. सेकंड पॉइंट आया, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. क्वांटम मतलब क्वांटिटी, लिख दो. द क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स and its breakup into cash, inventory and receivable. breakup मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बाइफरफिकेशन उसका हम करें तो जैसे 100 करोड़ का अगर करंट एसेट है तो 20 करोड़ का कैश, 30 करोड़ के इन्वेंट्री, 50 करोड़ की रिसीवेबल. ये हुआ करंट एसेट्स का डाइवर्सिफिकेशन. अब समझिए, उधर एक लाइन लिखी, देखिए पढ़िए. विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स there is a commensurate increase in working capital requirement. क्या मतलब, क्या लाइन लिखी है सर? अगर फिक्स एसेट्स इंक्रीज होता है, फिक्स एसेट्स मतलब फिक्स कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, तो देयर एक वर्ड है कमेंसुरेट. ए व्हाट इज दिस कमेंसुरेट? बहुत अच्छी इंग्लिश. इक्वल या पैरेलल या साइड बाय साइड, उसमें भी इंक्रीज होगा, या साइमल्टेनियस, राइट? सिनोनिम्स बोले तो ये. तो इन शॉर्ट इन्होंने एक बात बोली कि सर अगर फिक्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एफसी मतलब फिक्स कैपिटल शॉर्ट में लिखा है. इन्होंने बोला अगर आपके बिजनेस में आपने फिक्स कैपिटल बढ़ाया, मतलब फिक्स एसेट बढ़ाया, तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. मैंने बोला यस. आप मुझे बताओ कैसे. अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये पता है? फॉर्मूला क्या है? एक तो है ना, फॉर्मूला सुन लो वर्किंग कैपिटल का, आपके अकाउंट्स में भी आएगा, बीएस में तो है ही, अकाउंट्स में भी है. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अब मैंने बोला कि फिक्स कैपिटल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा. बताओ कैसे? मैं अग्री कर रहा हूं इस बात से, आप मुझे बताओ कैसे. और क्या बात है, बिल्कुल सही बात है बोली. समझो, आज एक मशीन थी तो उतना प्रोडक्शन होता था, उतनी इन्वेंट्री होती थी, इतने लोग रिक्वायर्ड थे. मैंने एक मशीन और बढ़ा दी, तो उस मशीन बढ़ाने के चक्कर में मेरी कमाई भी बढ़ी, क्या रोज की बढ़ी? क्या मेरे रोज के खर्चे भी बढ़े? क्या बढ़े? 5-6 लोग लेबर और ले आई तो सैलरी, उस मशीन से मेरी इनकम बढ़ना चालू हुई. क्या ऑब्वियसली उस मशीन से कैश कमाना मैंने और स्टार्ट किया, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, मेरी इन्वेंट्री बढ़ी, मेरे डेटर्स बढ़े, मेरी सेल्स बढ़ी, ये सब बढ़ा. तो ऑब्वियस बात है कि एक मशीन फिक्स कैपिटल बढ़ती है तो साथ में साथ वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी. एक लॉजिकल बात है, फिक्स कैपिटल की वजह से आपकी बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ा तो आपकी वर्किंग बढ़ी, वर्किंग बढ़ी तो ऑटोमेटिक बात है वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा. फिर इन्होंने एक और बात बोली, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. समझो, अब इस बात को हम समझते हैं कैसे. इन्होंने बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस की वजह से भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस की वजह से भी आपके करंट एसेट्स का क्या ब्रेकअप होगा, वो भी इंपैक्ट होगा. मतलब करंट एसेट्स के ब्रेकअप का इंपैक्ट होगा, मतलब इससे पता चलेगा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी या कम. अब मैं आपसे एक दो बात समझाता हूं, आप मुझे बताइएगा, एग्जांपल से समझ आएगा. शॉप 1, शॉप 2, ठीक है क्या? शॉप 1, शॉप 2. शॉप 1 है तनिष्क की, ठीक है क्या? शॉप 2 है, अच्छा सॉरी, ओके, तनिष्क की. और शॉप 2 है यशवंत की. शॉप 1 है तनिष्क की, शॉप 2 है यशवंत की. अब तनिष्क जो है ना,
प्रॉपर बिजनेसमैन है, तनिष्क जो है वो प्रॉपर बिजनेसमैन है, और यशवंत भी प्रॉपर बिजनेसमैन है, लेकिन यशवंत थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का बिजनेसमैन है। मतलब समझो शॉप 2 जो यशवंत की है, इस शॉप पे लिखा है कंज्यूमर्स आर किंग एंड किंग डू नॉट आस्क फॉर क्रेडिट, या फिर उधार मांग के शर्मिंदा ना कीजिए। इन शॉर्ट यशवंत की एक ऐसी शॉप है जहां पर सेल्स इज ओनली ऑन कैश। रोकड़ा है तो आइए, वरना मत आइए, ठीक है क्या। तनिष्क की जो शॉप है, तनिष्क पूरा प्रॉपर बिजनेसमैन, तनिष्क तो आता ही है, दुकान में इंसान बोलता है जितना माल का ऑर्डर होता है उस हिसाब से चीजें भी मंगवाता है उनके लिए, पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, समोसा, जितना बड़ा ऑर्डर इतना उन खाने के लिए चीजें उनके लिए बढ़ती जाती है। दूसरा तनिष्क की दुकान ऐसी है, याती बोलता है अरे आपकी दुकान ही समझिए, आप ही हैं सब, राइट। तो मतलब यहाँ पे उधार पे भी माल जाता है, ठीक है क्या। बोले अरे पैसे क्या, अरे आप तो कल एक हफ्ते में देना, कोई बात नहीं, आपकी दुकान है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, राइट। तनिष्क वैसा है। तो दैट इज इन शॉर्ट यहाँ पर सेल कैश पे भी हो रही है और क्रेडिट पे भी हो रही है। क्यों मैंने कैश भी लिखा और क्रेडिट भी लिखा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई पैसा दे रहा होगा तो मना तो ना कर देगा, नहीं नहीं कल ही देना, पैसा दे रहा है तो दे जा भाई, नहीं है तो तू कल दे जाना, कोई बात नहीं, ये बात हुई। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, सोचना समझना और बताना, कहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कौन सी दुकान, सोच के समझ के बताना रीजन के साथ। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि करंट एसेट ज्यादा तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि अगर करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट एसेट कम होंगे तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। फॉर्मूले से समझ जाओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलो बताओ, अब एक बात समझना, जब भी हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकल पॉइंट से, तो जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी करते थे 11th माइक्रो में, सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम या कांस्टेंट, तो जब यहां पर भी ये चलना है तो बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे। चलो बताओ किसकी दुकान में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, चलो ऐसे यशवंत और ऐसे नाम करके पूछ लेते हैं, यशवंत वाले, तो यशवंत की दुकान में वर्किंग कैपिटल ज्यादा, राइट। और तनिष्क वाले, रचित क्यों, ठीक है। अच्छा यशवंत की दुकान में कम क्यों, ज्यादा बोला ना तूने, सॉरी सॉरी सॉरी, यशवंत की दुकान में ज्यादा। चलो ठीक है, एक लॉजिक, अब मैं इसका एक आंसर देता हूं। आंसर क्या है इसका, तनिष्क। अब लॉजिक सुनो क्यों, हाँ कैसे, और इसने सही आंसर दे दिया। सागर तूने इस साल 4-5 दिन में इतने सही आंसर दे दिए जो तूने पिछले साल में नहीं देते पूरे, क्या बात है, क्या बात। चलिए अज्यूम करेंगे कि आपका यही गोइंग कंसर्न रहेगा 12वीं के एंड तक, ठीक है। चलिए अब एक बात सुनो, देखो हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बोला था कि भाई इधर कैश में सेल होती है तो कैश में तो होगी, ऐसे तो ना कि मना कर देगा वो कैश है तो नहीं 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 नहीं, नहीं। तो हम एक बात अज्यूम करें, अगर दोनों में कैश की सेल, अच्छा मुझे एक लॉजिकल बताओ, सेल ज्यादा किधर का होने वाली है, तनिष्क की दुकान पे, यशवंत की दुकान पे, तनिष्क की दुकान पे। अगर मैं सेल क्रेडिट पे कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैं सेल क्रेडिट पे कर रहा हूं, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, मैं सेल क्रेडिट पे कर रहा हूं, तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, डेटर्स, राइट। और अगर मैं डेटर्स क्रिएट कर रहा हूं तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं क्या, और अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहे तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिसीजन से भी पता चलता है कि उधार पे बेचेंगे, उधार पे नहीं बेचेंगे, दैट ऑल्सो। अच्छा इसका दूसरा और देता हूं, सेल यहां ज्यादा होगी तो मुझे बताओ गोडाउन के अंदर स्टॉक ज्यादा कौन रखेगा, यशवंत या तनिष्क, तनिष्क। स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोले तो
करंट एसेट, तो क्या वो भी इंक्रीज हो रहे हैं? यस, तो भी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ आया? इस पॉलिसी को कहते हैं क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड है, यस, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। क्रेडिट अलाउड नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम। अरे हाँ या ना, सबको ये बात समझ आई? अच्छा, अब अगला सवाल इसी में हल्का सा ट्विस्ट डालें तो अब हम उल्टा करते हैं। अगर मैं माल उधार पे बेच रहा हूं तो मैं माल उधार पे खरीदता भी दूंगा। अभी हम बेचने के पॉइंट से समझ रहे थे, अब मैं जहां से मेरे जो ट्रेडर से माल खरीदता हूं उसकी बात आ गई। तो शॉप वन वापस तनिष्की जो कैश पे भी माल खरीदता है, उधार पे भी माल खरीदता है, और शॉप टू यशवंत की जो उधार पे माल नहीं खरीदता, केवल कैश में ही डील करता है। अब इधर से एक लॉजिक और देखना कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम। अब मुझे बताओ कहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा? अब वी आर नाउ हम सेल ज्यादा कर रहे हैं, सेल वेल की बात नहीं हो रही, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं परचेज की बात कर रहा हूं। मैं एक दुकानदार हूं, मैं दुकान पे माल खरीद रहा हूं, तो वो गुड्स मैं क्रेडिट पे खरीदता हूं और कैश पे भी खरीदता हूं, और यहां पे मैं केवल कैश पे करता हूं। अब बताओ, सोचो समझो, बताओ। अब एक बात, यशवंत की दुकान या तनिष्क की दुकान? यशवंत की। लॉजिक समझो इसका क्या है, क्योंकि अगर मैंने माल उधार पे खरीदा, मैं क्या बन गया? क्रेडिटर। मतलब सामने वाला मेरी दुकान में क्या बन गया? क्रेडिटर। अरे हाँ या ना, क्रेडिटर बन गया यानी करंट लायबिलिटी बढ़ गई। अरे करंट लायबिलिटी बढ़ गई यानी कैपिटल कम। समझा क्या? क्या बोला था मैंने आपको? 12th की बिजनेस स्टडीज क्या है पूरी? प्रैक्टिकल। तो ये अकाउंट्स भी स्ट्रांग हो रही है, पता चल रहा है। चलिए आइए, इन एडिशन डिसीजंस अबाउट क्रेडिट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट अनलाइन का नाम affect the amount of debtors and inventory, which in turn affects the total current assets as well as their composition। समझ आई ना बात? तो आप इधर एक मैं चाहूंगा आप ये लिखिए ऐसे, क्रेडिट अलाउड, यस, नो। क्रेडिट अलाउड है तो वर्किंग कैपिटल, ठीक है क्या? ये ऐसे बनाओ। क्रेडिट अलाउड मतलब सेल्स की बात हो रही है, और क्रेडिट अवेल मतलब परचेजेस की बात हो रही है।
आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है, समझा क्या ये बात, ये लाइन आपको। अब तीसरी बात आई, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, मतलब जो पैसा हम लेके आ रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए ला रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ला रहे हैं। मतलब सपोज करो ना 1000 खोखा में लेके आया, 1000 करोड़ में लेके आया, तब 1000 करोड़ में ऐसा हो सकता है ना, जो 700 करोड़ तो मैं 10 साल में चुकाऊंगा और 300 करोड़ में 1 साल के अंदर चुकाऊंगा। तो मतलब ये रीपेमेंट की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज, मतलब उनको मैं रीपे कितने टाइम में करने वाला हूं, लिख दो उधर, ऑन बेसिस ऑफ रीपेमेंट, मतलब मेच्योरिटी। आपने क्लास 11th में सॉरी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में देखा था लोन्स, पैसा वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो वैसे तेरे की बात हो रही है। अभी बोला ये भी सोचने की बात है, क्या बात बोली मैंने, ये भी एक सोचने की बात है कि जो हम पैसा लेके आने वाले हैं वो कितना लॉन्ग टर्म के लिए लाएंगे, कितना शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व डिसीजंस, लाइन का नाम अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है क्या। अब इसमें बोला एन ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव मोर लिक्विड एसेट्स, लाइन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, would raise relatively more amount on a long term basis। क्या बात बोली, an organization wanting to have more liquid assets would raise relatively more amount on a long term basis। इधर एक बात आई लिक्विड की, तो पहले तो बच्चा बताइए लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं। सर मुझे ये पता है टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकती है। लिक्विड क्या आ गया बीच में, लिक्विड एसिड्स क्या हो गए, जो बहुत कम टाइम में समझ बात तू सही कह रहा है, ठीक है। लिक्विड एसिड्स मतलब जो जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, कितनी बार सुना होगा ना, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, समझिए। मेरे पास खूब पैसा है, मान लो दादाजी के भी जो दादाजी थे वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए, तो मेरे पास मेरी एसेट होगा, उसमें दिखेगा मेरी बैलेंस शीट में अंशुल जैन 1000 करोड़ का मालिक, नहीं 500 करोड़ अंशुल सर के पास भी जाएंगे, 500 करोड़ अंशुल जैन 500 करोड़ का मालिक, उसका लेकिन कुछ कर सकता हूं क्या, बेचूंगा तब कुछ काम का है, वरना कुछ काम का है क्या। तो भैया अमीर तो मैं हूं खूब, लेकिन मेरे पास पैसा जेब में नहीं है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, करेक्ट क्या। तो सिमिलरली हो सकता है मैं प्रॉफिटेबल तो खूब हूं लेकिन लिक्विडिटी मेरे पास कम हो, मतलब पैसा तो खूब है लेकिन कैश वाला जो पैसा है वो बहुत कम है। ऐसे समझ करो मैंने पिछले साल 50 लाख कमाया, सारा इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख कमाया तो प्रॉफिटेबल तो हूं भाई, अरे हूं क्या, ऑब्वियस। लेकिन मान लो 25-30 लाख का एक जमीन खरीद ली, 30 लाख की एक जमीन खरीद ली, 10 लाख मैंने किसी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर लगा दिए, 10 लाख मैंने पीपीएफ के अंदर जमा करा दिया जिसका एक लॉक इन पीरियड है 15 साल। तो मुझे बताओ मैंने पिछले साल कमाया था खूब, लेकिन क्या मेरे पास कैश है जेब में, नहीं। तो इन्होंने इसलिए बोला, अब इन्होंने एक लाइन लिखी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर लिक्विडिटी चाहिए, क्या बोला, लिक्विडिटी मतलब कैश चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे पैसा रेज करना चाहिए। मतलब अगर आपको चाहिए अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, तो आपको लॉन्ग टर्म में लोन्स रेज करने चाहिए, मतलब आपको पैसा लॉन्ग टर्म में चुकाना चाहिए। कोई लॉजिक इसका। अगले बात देखिए, एक पॉइंट है, देयर इज अ चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी समझाता हूं कैसे, अभी समझाता हूं पूरा कैसे। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया, कितने का, एक, अभी इंटरेस्ट एलिमेंट को भूल जाओ, अभी इंटरेस्ट एलिमेंट को भूल जाओ, 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख का लोन लिया, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख का लोन लिया। 2 केस, मैंने क्या बोला, 2 केस, केस 1 शॉर्ट टर्म,
केस 2 लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल में चुका दूंगा। मैंने उसको बोला भाई तेरे को 12 महीने में पैसे चुका दूंगा। दूसरा केस मैंने बोला 10 साल के अंदर चुकाऊंगा, 10 साल के अंदर चुकाऊंगा मतलब 120 महीने करीबन, है ना। तो अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट एलिमेंट को हटा दो, इंटरेस्ट एलिमेंट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। मुझे पर मंथ कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? अगर वो आपने ईएमआई वाला समझाओगे ना, इंस्टॉलमेंट, तो इधर एक लॉजिकल देके दो, 1.20 करोड़ डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो मुझे पर महीना कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना पैसा हर महीना चुकाना पड़ेगा? 10 लाख, है ना। अब सेकंड केस में देखो, 1.20 करोड़ को कितने में? 10 साल में 12 महीने, 10 इंटू 12 120, है ना। 120 महीने हो गए। यहां पे पर मंथ कितने की किस्त बैठेगी? 1 लाख, 1 लाख की। अब मुझे बताओ, इससे एक बात समझ आई, शॉर्ट टर्म में ये समझ आ रहा है कि मेरे जेब से हर महीना 10 लाख जा रहा है, मेरे जेब से हर महीना 10 लाख जा रहा है। लॉन्ग टर्म में मेरे केस में मेरे जेब से हर महीना कितना जा रहा है? 1 लाख। इन शॉर्ट में बोलूं, इस केस में मैं हर महीने मेरे 10 लाख से जेब खाली हो रही है, इसमें मेरे हर महीने जेब से 1 लाख खाली हो रही है जेब से। मुझे बताओ पैसा मेरी जेब में किस केस में ज्यादा बच रहा है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में। अब वापस लाइन पढ़ो उधर, एन ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव मोर लिक्विड एसेट्स वुड रेज रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब अगर आपको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग टर्म बेसिस। ऑब्वियस बात है, लोग बाग लोन की ईएमआई बढ़ाते इसलिए हैं, ईयर्स बढ़ाते हैं इसलिए, जैसे हर महीना कम जेब से पैसा जाए, समझा। अब लेकिन इधर एक और बात है, देयर इज अ चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसी चीज में इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड कर दूं, किसका? इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड कर दूं, तो इंटरेस्ट आपको सुना होगा आपने, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? पीआरटी आपने सुना होगा ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सुना होगा। तो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। इससे एक बात ज्यादा बोल सकता हूं क्या मैं? जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, दोनों जगह मैं 1 करोड़ 20 लाख तो चुकाऊंगा ही चुकाऊंगा, ज्यादा ब्याज किधर पे करूंगा? केस 1 में या केस 2 में? लॉन्ग टर्म में। इधर मैं इंटरेस्ट ज्यादा पे करूंगा, इंटरेस्ट यहां पे ज्यादा पे होगा, यहां पे इंटरेस्ट कम पे होगा। तो अगर इंटरेस्ट आप अभी मैंने बैलेंस शीट अपन ने पीएनएल बनाया था, इंटरेस्ट किधर आ रहा था? डेबिट पे। तो इंटरेस्ट के अमाउंट से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी किधर कम? लॉन्ग टर्म में। और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा किधर? शॉर्ट टर्म। तो इसलिए एक बात समझ आई क्या? देयर इज अ चॉइस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। मतलब सर, मतलब ये है सर, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए आपको तो आप जाओ शॉर्ट टर्म पे, और आपको लिक्विडिटी चाहिए तो जाओ किस पे? लॉन्ग टर्म पे। लॉजिक समझ आया क्या? क्यों हुआ ये सब? अरे सब बोलो ना, ये पॉइंट दोनों लिख दो उधर। प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो शॉर्ट टर्म, लिक्विडिटी चाहिए तो लॉन्ग टर्म। लॉजिक समझ आया दोनों का? अरे बोलो ना। ये समझा सबको ये बात? बोलो ना। फिर एक 4th पॉइंट पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्थ एंड इक्विटी। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्थ एंड इक्विटी। अब ये बोला कि अभी तो पास, अभी हमने पहले 3rd पॉइंट में देखा
पैसा जो आ रहा है टाइम पीरियड के बेसिस पे, थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा, पैसा जो आ रहा है टाइम पीरियड के बेसिस पे डिवाइड किया ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट। अब फोर्थ में बोल रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म में पैसा ला रहे हो तो जो अपन ने कल देखा था कि मेरे को 1000 करोड़ चाहिए तो थोड़ा मैं इक्विटी से ले रहा हूँ, थोड़ा मैं उधार से। इस शार्क टैंक में वो देते हैं ना कितनी बार ऐसे ऑफर काउंटर में कि आपको 2 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ हम आपको डेब्ट के देंगे, 1 करोड़ हम इक्विटी के देंगे। वैसे ही बात हो रही है कि ऑल ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। और इसके लॉजिक हमने कल ही देख लिए थे कि सर डेब्ट चीप है लेकिन रिस्की है, इक्विटी कॉस्टली है लेकिन रिस्की नहीं है। समझा गया? तो वो वाले लॉजिक है। Of the long term of the total long term finance, the proportion to be raised by way of debt and equity are also a financial management decision. Underline करना. The amount of debt, equity, share capital, preference share capital are affected by the financing decision, which is part of financial management. Procurement of fund, माल किधर है, ये सारा यही वाली चीज है ना, तो obviously किसका पार्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फिफ्थ पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सबसे पहले एग्जांपल में, मेरे जब मैंने गोवा में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। तुम कहां जाओगे वो मत बताओ, मैंने क्या खोला वो बताओ, ठीक है क्या? ऑल आइटम्स इन द P&L, दैट इज एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। हायर अमाउंट ऑफ डेट मींस हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर। ऑब्वियस बात है, अगर आज खूब सारा उधार लेंगे तो फ्यूचर में खूब सारा उधार का पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। सिमिलरली हायर इक्विटी विल रिजल्ट इन हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ऑब्वियस बात है, इक्विटी का कॉस्ट ये, उसका कॉस्ट ये। Similarly, an expansion of business, लिख दो इधर एग्जांपल, AS इंस्टीट्यूट ब्रांच इन गोवा, AS इंस्टीट्यूट की ब्रांच लिखना, ठीक है क्या? इन गोवा, इससे आपको याद आ जाएगी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, which is a result of capital budgeting decision। एक कैपिटल बजटिंग का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, likely to affect virtually all the items in P&L of business। समझ आया? तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से एक बार आज क्या किया वो रिवाइज करते हैं। हमने देखा सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल को ओवर एम्फसाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इट हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे पता कर सकते हो? उसकी बैलेंस शीट और P&L देखकर, बैलेंस शीट और P&L देखकर। हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे डिसीजंस हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे पहला एग्जांपल देख लिया था कैपिटल बजटिंग वाला। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का एक और नाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सब फिर हमने देखा क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल। तो हमने एक बात देखी सर, जैसे ही फिक्स कैपिटल बढ़ता है उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता है। मतलब हमने उधर एक एग्जांपल देखा, याद करो सर, 2 दुकान है, एक दुकान है जो बोल रहा है कंज्यूमर्स आर किंग एंड किंग डू नॉट आस्क फॉर क्रेडिट, और दूसरी दुकान है अपनी दुकान समझिए। तो हमने उधर देखा कि सर जो क्रेडिट वाली कम बिजनेस है उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और उधर कम। सिमिलरली हमने क्रेडिट अवेल्ड वाला भी देखा था, परचेज वाला। फिर हमने देखा तीसरा, द अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी यूज इज, कितने कैसे लेके आ रहे हैं हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमने बोला सर ये इसमें चॉइस है बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मैं किस पे जाऊंगा? लॉन्ग टर्म पे। प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए शॉर्ट टर्म। समझा क्या लॉजिक हमने देखे? फिर हमने देखा जो पैसा ला रहे हैं लॉन्ग टर्म का वो कैसे ला रहे हैं? इक्विटी और डेब्ट, उसके भी हमने लॉजिक देखे। फिर हमने देखा वर्चुअली एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन से वर्चुअली पूरी बैलेंस शीट पर इंपैक्ट आता है। लास्ट में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन वापस रिवाइज कर रहे हैं, फिर मिलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है सर? मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कौन सा डिसीजन? फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, डिविडेंड। समझ आया सबको? पक्का? चलिए बाय बाय।